हेलो क्लास 12। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि चार्ज कैरियर कई टाइप के हो सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के साथ होल्स भी हो सकता है जो कि सेमीकंडक्टर्स में होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी होते हैं जो कि चार्ज को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे वो करंट बनाता है, उसका बिहेवियर चेक करना है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आपने ये तो जान रखा होगा पहले से ही कि कंडक्टर के अंदर बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन जैसे कि यहां पर देखिए, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन है और इनका जो मोशन है बहुत ज्यादा रैंडम होता है। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो इनका जो मोशन है ना वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है। तो बिना किसी पोटेंशियल ड्रॉप के, मतलब कि बिना किसी बैटरी को अगर हम कनेक्ट किए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखें तो वो एक रैंडम मोशन करते हुए नजर आते हैं, जिस वजह से जो नेट करंट है वो जीरो हो जाती है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू किसी यूनिट टाइम में जितने चार्जेस का आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हम ये एक क्रॉस सेक्शन मान लें और ये देखें कि यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाले चार्जेस कौन कौन से हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे रैंडम मोशन की वजह से उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी मूव कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और फिर इसके बाद ये पॉजिटिव आयन से टकराकर फिर वापस आ गया, मतलब कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो गया? जीरो। इस वजह से अगर आप यहां पर सेल को कनेक्ट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहेंगे और उस रैंडम मोशन की वजह से नेट चार्ज का फ्लो जीरो हो जाएगा और करंट जीरो हो जाएगी। इसी वजह से आप किसी वायर को जो कि मेन से कनेक्ट नहीं है, मतलब कि किसी सेल से कनेक्ट नहीं है, को टच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के बावजूद आपको करंट फील नहीं होती है। छोटी छोटी ट्रांजिएंट करंट यहां पर बनती है, लेकिन तो एक ट्रांजिएंट करंट दूसरी ट्रांजिएंट करंट को कैंसिल आउट कर देता है, इस वजह से करंट फील नहीं होती। अब बात कर ले कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इतना मोशन कहां से मिला, इतनी एनर्जी कहां से मिली। ठीक है, जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी है, क्योंकि हीट तो हर जगह है और हीट ये इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ये आयंस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री हो सकते हैं हीट लेकर। अगर सफिशिएंट एनर्जी इसको मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये एनर्जी इसके पास अभी भी है तो ये इलेक्ट्रॉन अब रैंडम मोशन करने लगेगा, जिसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को जो स्पीड मिलती है उसका नाम होता है थर्मल स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यार जरा गौर करिएगा कि कंडक्टर के अंदर बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ढेर सारी एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं और उस रैंडमनेस की वजह से किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो नेट करंट होती है वो जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू आपको करंट पता करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे आयन से टकरा के फिर वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इलेक्ट्रॉन का? जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का अगर जीरो हुआ तो चार्ज का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो, और जिस वजह से करंट जीरो हो जाती है। ठीक है, आप लोग ये जानते होंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतने ढेर सारे होते हैं, वो
मूव करते वक्त खुद से तो टकराते ही टकराते हैं, साथ में पॉजिटिव स्टेशनरी आयन से भी टकराते हैं, जिस वजह से इनका मोशन बहुत ज्यादा रैंडम होता है। देखिए यहां पर ये कंडक्टर है और कंडक्टर पर अभी हमने कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लगा रखा है, मतलब यहाँ पर कोई सेल नहीं लगाई है, यहाँ पर बस ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ढेर सारी एनर्जी है। मतलब कौन सी वाली एनर्जी? थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से इनके पास बहुत हाई स्पीड, मतलब लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या यूं कहिए कि 10⁴ मीटर पर सेकेंड टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड की बहुत अच्छी खासी स्पीड होती है, जिसको बोलते हैं थर्मल स्पीड। और इस स्पीड के बावजूद ये इलेक्ट्रॉन्स करंट नहीं बना पाते, क्योंकि इनका मोशन एक यूनिक डायरेक्शन में नहीं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे हैं। कोई इधर मूव कर रहा है उसी टाइम, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, और रैंडमनेस की वजह से किसी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो नेट चार्ज का आदान प्रदान है वो जीरो हो जाता है, जिससे कि करंट जीरो हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मोशन के दौरान आयन से और अपने आप से खुद से टकराते रहते हैं और रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि थर्मल स्पीड कितनी होती है? थर्मल स्पीड होती है 10⁴ टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थर्मल स्पीड है। कहां से मिली है? थर्मल एनर्जी से मिली है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो स्पीड है वो u1 है और इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, मतलब कि इसको हम वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है वो u1 है, इस इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी वो u2 है, इस इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u3, ये रहा u4, ये है u5। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल थर्मल वेलोसिटी है वो कितनी होगी? मान लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कैपिटल N। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर। एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी u एवरेज। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर u1 मैं वेलोसिटी कंसीडर कर रहा हूं, मतलब कि वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी अलग अलग थर्मल वेलोसिटीज का जो वेक्टर सम है nवा इलेक्ट्रॉन, उसकी थर्मल वेलोसिटी un, इनका एवरेज मतलब अपॉन n, ये हमेशा कितना होता है स्टूडेंट्स? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं और सब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर लेंगे। मतलब हो सकता है कि इस u1 ने किसी u2 के वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर दिया हो, u4 ने u5 को कैंसिल आउट कर दिया हो, तो टोटल एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, एवरेज थर्मल स्पीड 0 होगी क्या? वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थर्मल वेलोसिटी की डेफिनेशन को देखते हैं। ड्यू टू थर्मल एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन परफॉर्म्स रैंडम मोशन विद वेरी हाई स्पीड ऑफ 10⁴ टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं, जिसका जो क्राइटेरिया है वो 10⁴ टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। ड्यू टू रैंडम मोशन and collision of the electron, net displacement of electron is 0. Because of this electric current is 0। मतलब ये है कि रैंडम मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन को नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी नहीं करेगा और करंट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगी। तो एवरेज थर्मल करंट 0 होगी, एवरेज थर्मल करंट 0, एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी 0। इसको और एक तरीके से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन है और ये इलेक्ट्रॉन सबसे टक्कर कर रहा है। यहाँ पर ये गया, यहाँ पे टक्कर किया,
फिर उसके बाद ये डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट होकर इस पॉजिटिव आयन से टक्कर कर गया, और पॉजिटिव आयन से टक्कर करने के बाद फिर से यहाँ पर किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराया, और इससे टकराने के बाद फिर वहीं पे पहुंच गया जहां पर था। ये इस टाइप का मोशन कुछ कर रहा होगा। मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कहानी नहीं है, वो बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो कि उस कंडक्टर में है, सबकी कहानी यही है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आयंस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और एवरेज थर्मल करंट भी 0 हो जाती है। और इसी वजह से आपको करंट नहीं फील होता अगर आप किसी भी वायर को टच करें। ठीक है ना? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वैसे अगर देखा जाए तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है शिफ्टिंग, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी शिफ्टिंग, ड्रिफ्ट करना, सरकना। अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करेंगे, जब हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई कर देंगे, मतलब एक सेल लगा देंगे, तब इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होगा, और उसको हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इसकी डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको फील कर लेते हैं। यहाँ पर एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में जो पहले इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडम मोशन कर रहे थे। इनके पास बहुत ढेर सारी स्पीड थी, लेकिन वो स्पीड किसी काम की नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं चल रहे थे, आवारा टाइप के थे। ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि आपने इस कंडक्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई कर दिया है। पहले पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ करता था, अभी यहाँ पर आपने सेल लगा रखी है, ये की इस टाइप से। ये नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब ये लो पोटेंशियल का पॉइंट है, और ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से डेवलप हो गई, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है? यहाँ पर बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो कि रैंडम मोशन कर रहे थे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन पर अब फोर्स लगेगा। ठीक है? कितना फोर्स लगेगा? अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E का, और इलेक्ट्रिक फील्ड E कैपिटल E की है, तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E इंटू E। और क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है? नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर, इस पर भी ई का फोर्स लगा, इस पर भी ई का फोर्स लगेगा, इस पर भी, इस पर भी, सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितने का फोर्स लगेगा? E इंटू ई का। अगर आप वेक्टर के साथ देखें तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो F इज इक्वल टू E इंटू ई। इतना फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन जो आगे टक्कर करेगा, लेकिन उस टक्कर की वजह से वो फिर से वापस नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर नेट फोर्स इधर की ओर काम कर रहा है। ठीक है? अब क्या होगा, जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स। हर एक इलेक्ट्रॉन जो है इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इनकी डायरेक्शन लीनियर नहीं होगी। ये टकराएंगे तो है ही अभी, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। नेट वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगी। और इस बार अब इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, जो कि पहले 10⁴ मीटर पर सेकेंड से 10⁵ मीटर पर सेकेंड की थी, जो कि थर्मल स्पीड हुआ करती थी, वो थोड़ी सी इंक्रीज करेगी। किस वजह से? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा। और अगर एक्सेलरेशन हुआ तो अगर उसकी पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड u1 थी, तो एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है? अब ये देखते हैं कि कितनी बढ़ जाएगी। जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना होगा?
तो वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स पर यूनिट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है E इंटू ई बाई एम, और मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस ई बाई एम। इस एक्सेलरेशन की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करेगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकेगा। ठीक है, वो जो स्पीड में इंक्रीमेंट होता है इस एक्सेलरेशन की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 10 रेज टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड का होता है। इतना थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग ये जान रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेलरेट करेगा, थोड़ा सा आगे चलेगा, तो तुरंत वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन या किसी आयन से टक्कर करके सारी की सारी एनर्जी को लॉस कर देगा। मतलब जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास थर्मल स्पीड है U1 की, पहले से ही है थर्मल स्पीड है, और इस पर फोर्स लगा, फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन आया, और इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन बढ़ इसलिए नहीं पाता क्योंकि यहीं पर एक आयन है और ये आयन से टकरा गया। जैसे ही टकराएगा तो जितनी इसकी स्पीड एक्स्ट्रा थी, बढ़ी हुई स्पीड थी, वो पूरी की पूरी फिर से जीरो। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट कर जाएगा, मतलब यहां से यहां तक ड्रिफ्ट तो किया, लेकिन इस ड्रिफ्टिंग में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराया, फिर टकरा के इधर आएगा, फिर किसी से टकरा जाएगा, फिर इसकी स्पीड जीरो, फिर किसी से टकरा के फिर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो बार बार ये अपनी एनर्जी को लॉस करता रहेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, जिसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, चलते हैं आगे, चलते हैं इसमें और थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ पर आके इसने टक्कर किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके टक्कर किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके टक्कर किया। और अगर थर्मल स्पीड की बात करते हैं, मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप जब नहीं लगा था, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से वहीं पर पहुंच जा रहा था। नेट डिस्प्लेसमेंट पहले केस में कितना हो जा रहा था, 0। लेकिन अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है इस डायरेक्शन में, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर से वहां पर ना पहुंच के थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पे कहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। इतना जो पाथ कवर किया। पहले केस में क्या हुआ करता था, दोनों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पर आया, यहाँ पे टकराया, डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ पे कहीं टकराया, फिर यहाँ पर चला आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, 0। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जहां से चला था वहां पर दोबारा नहीं पहुंच पाता, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है, थोड़ा सा ही शिफ्ट करेगा लेकिन शिफ्ट करता है, और इस शिफ्टिंग को बोलते हैं ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट जिस वेलोसिटी से कवर होता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही छोटी सी होती है, हमें ये महसूस हो रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ढेर सारी थर्मल स्पीड है और पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से इस पर फोर्स लगा है, फोर्स बहुत ढेर सारा लगा होगा, लेकिन ये फोर्स उसको एक्सेलरेशन तो प्रोवाइड करता है, स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती, और जिस वजह से ये एक कांस्टेंट स्पीड से ही चलता है, और इस स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन को देखते हैं। व्हेन अ पोटेंशियल ड्रॉप और बैटरी is applied across the ends of conductor, free electrons acquire some average velocity opposite to the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में कुछ एवरेज वेलोसिटी गेन कर जाते हैं। ठीक है, दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि कंडक्टर के अंदर की बात है। जब तक हमने यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लगाया था, इलेक्ट्रॉन्स चलते तो थे, बहुत हाई स्पीड से चलते थे, लेकिन रैंडम मोशन की वजह से उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट था 0 हुआ करता था। नेट एवरेज वेलोसिटी, नेट एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हुआ करती थी, और तब करंट भी कितनी थी, 0 थी, क्योंकि उनका डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर
कंडक्टर पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल ड्रॉप लगाते हैं, वैसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर इधर की तरफ एक्सेलरेट करने लगता है। क्यों एक्सेलरेट करने लगेगा? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, E इंटू ई का अभी अभी सीखा हम लोगों ने, और हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, मतलब कि ई बाई एम से, और हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसके पास थर्मल स्पीड थी ही, कितनी थी स्टूडेंट्स? लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड की। और इस फोर्स और इस एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन बढ़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि बार बार वो टक्कर करता है, आयन से टक्कर करता है, खुद इलेक्ट्रॉन से भी टक्कर करता है, जिस वजह से जो बढ़ी हुई स्पीड थी वो जीरो हो जाती है। फिर से उसके पास थर्मल स्पीड ही बचती है, फिर से चलने की कोशिश करता है, फिर जीरो हो जाती है। इस वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, इस डायरेक्शन में वो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा नहीं पाता है, और एक कांस्टेंट या एक एवरेज स्पीड से एक इंड से दूसरे इंड तक चलता है, और उस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूं कि इस कंडीशन में एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो कितनी होगी स्टूडेंट्स? 10⁵ मीटर पर सेकेंड की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पास एवरेज स्पीड होती ही होती है, थर्मल वाली कौन सी वाली? 10⁵ मीटर पर सेकेंड वाली। ये अप्रॉक्स में लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पीड थोड़ी सी बढ़ी तो, लेकिन वो इतनी कम बढ़ी है कि इसके सामने इसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन अगर यह भी बात करूं एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी? 10⁴ मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो बची कौन सी? सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत रैंडम मोशन कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा, लेकिन अगर हमने यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई नहीं किया है, तो जहां से चले थे फिर वहीं पे आ जाएंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, बैटरी लगा दी है, तो यहाँ से अगर चला और टकरा के फिर वहां पे नहीं पहुंचेगा, कहीं और पहुंचेगा, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, अब थोड़ा सा आगे चल चुका है, और वो जिस स्पीड से आगे की तरफ चलेगा उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, जो कि है रिलैक्सेशन टाइम। और यहाँ पर एक बात और हम लोग जानेंगे, जिसको बोलेंगे फ्री पाथ। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन के दौरान खुद से और आयन से टक्कर करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक बार टक्कर किया, और जब अगली बार टक्कर करने जा रहा होगा, तो इसके बाद और इस नेक्स्ट कोलिजन के पहले जो टाइम बनेगा या फिर होगा, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्यों? क्योंकि एक बार टक्कर कर गया, दोबारा जब टक्कर करने जा रहा है, तो इसके बीच में वो कोई और टक्कर नहीं कर रहा है, और इस पीरियड में वो रिलैक्स कर रहा होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन। ड्यूरिंग रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद वन अनदर एंड पॉजिटिव आयन, द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कंडक्टर के अंदर बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आयंस हैं, ढेर सारे आयंस हैं, खुद इलेक्ट्रॉन भी ढेर सारे हैं। ये इलेक्ट्रॉन आया, इससे टक्कर कर गया, इससे टक्कर करने के बाद इसे जब कोलाइड किया, तो इसके बाद ये यहाँ पर आया, यहाँ पर किसी से कोलाइड कर चुका होगा, इससे किया, फिर इससे किया, फिर इससे भी किया। ठीक है, फिर किसी और से करेगा, लेकिन तभी छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फ्री पाथ। इसको क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। और एक बार टक्कर करने के बाद अगली टक्कर तक का जो टाइम होगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम τ1। ठीक है, फिर यहाँ पर टक्कर हुआ, इस टक्कर के बाद फिर जब यहाँ पे कोलाइड करने वाला होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे अगला फ्री पाथ λ2, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम 2। ऐसे ही यहाँ पर जब कोलाइड कर चुका, अगली कोलिजन तक का जो टाइम होगा उसको बोलेंगे τ3, और अगले कोलिजन तक की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे λ3। ऐसे बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना हो जाएगा,
τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 और ऐसे कितने हैं स्टूडेंट्स, ऐसे हैं n, तो τn डिवाइडेड बाई n, ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। फिर से एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। ड्यूरिंग रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद वन अनदर एंड पॉजिटिव आयंस, द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और यहाँ बस दूसरी डेफिनेशन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। ठीक है, ऐसे ही मीन फ्री पाथ कितना होगा या एवरेज फ्री पाथ कितना होगा, तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 और n इलेक्ट्रॉन है तो λn बाई n, ये हो जाएगा मीन फ्री पाथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दो और डेफिनेशंस हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब आती है जब आप यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करते हैं, मतलब सेल लगाते हैं। सेल का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इस कंडक्टर पर आ जाएगा। इस कंडक्टर की लेंथ मान लेते हैं L है और इसमें बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ड्रिफ्ट करते हुए इस एंड से इस एंड तक ट्रेवल करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि पहला वाला इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है वो u1 है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसकी थर्मल वेलोसिटी u2 है, इसकी थर्मल वेलोसिटी u3 है, और ऐसे ही यहाँ पर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी u4, और ये n मतलब nवा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो un है। ऐसे बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सबकी जो थर्मल वेलोसिटी है, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर वो ये है, आपको शो की गई है। और उसी टाइम आपने यहाँ पर सेल को लगा के की ऑन कर दिया और तब हर एक इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स के इन्फ्लुएंस में आएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स पर यूनिट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो अगर QE लिख रहे हैं, तो अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, कितने का फोर्स लगता है, QE का, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हो जाएगा EE बाई m, और ये फोर्स अपोजिट है, ये फोर्स अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो माइनस EE बाई m। ये इतना एक्सेलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला है, और हर एक इलेक्ट्रॉन को जब ये एक्सेलरेशन मिलेगा तो उसकी स्पीड जो कि थर्मल स्पीड थी वो थोड़ी सी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितना इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, पहला वाला v = u + at। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, v = u मतलब u1 क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, प्लस a, और ये स्पीड कब तक बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये स्पीड तब तक बढ़ेगी जब तक ये अगली टक्कर ना कर जाए। मतलब कब तक, λ1 तक, या यूं कहिए कि टाइम τ1 तक, क्योंकि एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग τ1 से शो कर रहे थे। ठीक है, तो एक टक्कर किया, अगली टक्कर तक ये एक्सेलरेट तो करेगा, लेकिन जैसे ही अगली टक्कर हो जाएगी फिर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो u1 तो था ही उसके पास, ये जो एक्स्ट्रा स्पीड इंक्रीज हो रही है ये किस वजह से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, और ये स्पीड इंक्रीमेंट कब तक होगा, जब तक इसकी कोलिजन ना हो जाए। तो कोलिजन तक इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई है, v1 हो गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, इसको बोलेंगे τ1। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। शुरुआत में उसके पास स्पीड कितनी थी, u1, आपने एक्सेलरेशन दिया मतलब फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेट किया इलेक्ट्रॉन, और एक्सेलरेशन की वजह से τ1 टाइम तक एक्सेलरेट करके स्पीड को कितना कर दिया, v1। ठीक है, तो v = u + at यूज कर रहे हैं हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और जरा यहाँ पर गौर करिए तो आपको नजर आएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो v1 लगभग बराबर होगा u1 के,
ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें इसके एनालिसिस करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी u1, इंक्रीज इन वेलोसिटी a τ1, फाइनल वेलोसिटी। ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u2 प्लस v इक्वल टू u प्लस at एक्सेलरेशन, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन τ2 टाइम तक एक्सेलरेट किया होगा, उसके बाद टक्कर हुई होगी उसकी, तो यहां तक एक्सेलरेट करने के बाद उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई होगी, इसको बोलेंगे v2। ऐसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v3 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a τ3। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं nवें इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी, तो vn इज इक्वल टू un प्लस a τn। ठीक है। तो ये जो फाइनल वेलोसिटीज है ये हर एक इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज्ड वेलोसिटी है। अब इसका जो एवरेज होगा, अभी आपने देखा था डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, इसको एवरेज लेंगे इन वेलोसिटीज का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn, और एवरेज के लिए क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करिए और सॉल्व करिए। जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो u1 प्लस a τ1, u2 प्लस a τ2, u3 प्लस a τ3, ऐसे ही सारे ऐड होंगे। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un को एक साथ कर ले, एडिशन में यही तो आएगा। मतलब ये आएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un। ठीक है। प्लस अब अगले सेगमेंट में हम इन सबको ऐड कर दे रहे हैं, तो इसमें से देखिए a तो कॉमन हो जा रहा है, a कॉमन कर ले, a कॉमन कर लिया, बचा क्या, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn डिवाइडेड बाई n, एवरेज वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अब यहां पर इसको सेपरेट कर लीजिए, n को एक बार इसके नीचे कर लें, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un डिवाइडेड बाई n, ये एक साथ, प्लस n को एक बार इसके नीचे कर लें, τ1 τ2 τ3 τn डिवाइडेड बाई n। ये हो गया। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती थी 0, प्लस a, ये क्या है एवरेज रिलैक्सन टाइम। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉ या टॉ एवरेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे टॉ लिख रहा हूँ। ठीक है। ये है vd, और अब हम यहाँ पे क्या कर दें, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें। अभी एक्सेलरेशन आपने निकाला था, देख लेते हैं एक बार फिर से निकाल के। हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है ई इन अपोजिट डायरेक्शन, और तब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स कितना है स्टूडेंट्स, 4 है, माइनस ई बाई एम, ये है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला मिल जाएगा, vd इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम
इंटू टॉ रिलैक्सेशन टाइम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस क्या बता रहा है कि जो ड्रिफ्टिंग होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस बात पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो कि कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन के मास पर जो कि कांस्टेंट होगा। यहाँ पर दो चीजें हैं जिस पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आप लोग अप्लाई करेंगे हम लोग अप्लाई करेंगे, और टॉ पर। टॉ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम मतलब एक कोलिजन के बाद दूसरी कोलिजन तक का जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ये रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड किस पे करता है? ये रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो टक्कर करता किसी टाइम पर, इंक्रीज करने पर इसके पास एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, एनर्जी ज्यादा आ जाएगी तो तेजी से टक्कर कर जाएगा, और अगर तेजी से टक्कर कर जाएगा तो टाइम कम लगेगा। मतलब ये है कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है इसको हमें एस्टैब्लिश करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है L, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A, जो आपने पोटेंशियल ड्रॉप या सेल अप्लाई की है वो V वोल्ट की है। ये पूरा सेटअप है आपका। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पीड से चलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं या ड्रिफ्ट स्पीड से चलते हैं। क्लियर है ना इतना? चलिए मान लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो स्मॉल एन है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल एन मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कि स्मॉल एन मतलब ये क्या है? टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हमें यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन पता करना है। तो करंट इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टाइम। मतलब कि इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने वाला चार्ज पता कर लें और ये फ्लो कितनी देर में हुआ है उस टाइम से क्या कर दे? डिवाइड कर दे। ठीक है ना? अच्छा ये बताइए कि Q क्या होता है? Q होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, जरा गौर करिएगा, स्मॉल n नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि स्मॉल n फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n इंटू ई डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, हमें यहाँ पर नंबर पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ से यहाँ पर, मतलब इस इंड से इस इंड तक ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम में अगर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तो a इंटू एल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? n a l। यूनिटरी मेथड यार, देखो यूनिट वॉल्यूम में मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, उसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। उसको क्या लिया है? स्मॉल n। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर, और इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है? a इंटू एल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन a इंटू एल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? n a l। बहुत ही आसान सा है भाई, यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तो a इंटू एल वॉल्यूम में कितने हो जाएगा? तो a l से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो n a
एल, ये कैपिटल एन की वैल्यू इंटू ई, ये स्मॉल टी का मतलब टाइम, यहां से यहां तक इतने इलेक्ट्रॉन या इतना चार्ज कितनी देर में पहुंचा होगा। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एल, और कितनी स्पीड से कवर कर रहा है वीडी से। वीडी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कवर कर रहा है। फिर से मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा होगा, लेकिन उसका एक्सेलरेशन इतना ज्यादा नहीं होगा कि स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए, और हम हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज है उसकी स्पीड को क्या कंसीडर कर सकते हैं वीडी, मतलब कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा होता तो टाइम ऐसे ना निकालते, वहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक एवरेज वेलोसिटी से यहाँ तक आता है, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा होगा, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन को जो नेट इफेक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब कि एक एवरेज होगा। यहाँ पर सॉल्व करिए तो एल और एल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और करंट मिलेगी आपको, ये वीडी फ्लिप करके ऊपर जाएगा तो एन ई ए वी डी, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है, बहुत ही फेमस था रिलेशन, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो फॉर्मूले यहाँ पर डेराइव कर रखे हैं। पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टॉ, और दूसरा फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डेवलप किया है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहाँ पर आई करंट है, एन है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर देखा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आई बाई एन ई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं। अब हम लोग जो फर्स्ट रिजल्ट था वीडी के फर्स्ट फॉर्मूला और वीडी का सेकंड फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, वीडी इज इक्वल टू माइनस ई ई तो बाई एम, और वीडी का अभी जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या है स्टूडेंट्स, वीडी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए। यहां पर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लूं तो इसका मैग्नीट्यूड वर्जन क्या हो जाएगा, वीडी इज इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू टॉ। ठीक है, दोनों को इक्वेट करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। On equating first and second, I by N E A is equal to E E by M into tau। ठीक है, E क्या होता है स्टूडेंट्स, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ L है, कंडक्टर के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई एल। यहाँ पे नोट करिए, एन ई ए इज इक्वल टू ई वी बाई एल एम इंटू टॉ। ठीक है, आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ रखा होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ से निकला हुआ रिजल्ट क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, V बाई आर। I की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर लीजिए,
आई की प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V बाई आर एन ई ए इज इक्वल टू ई वी बाई एल एम इंटू टॉ। V और V कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको R के लिए सॉल्व कर लीजिए तो R क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इधर R एन ई इंटू ई स्क्वायर ए और यहाँ पर टॉ भी है, टॉ इज इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एम एल इंटू वन मतलब एम एल या एल एम एम एल, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिस रेजिस्टेंस को आप हाई स्कूल में V इक्वल टू आई आर से निकालते थे उसको आप और किसी तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं कि R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, ठीक है। और यहाँ सर आपको ओम्स लॉ की फीलिंग भी आ जाएगी। अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ को कांस्टेंट ले लिया जाए, साथ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। देखते हैं इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं इसकी। R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। यहां पर m क्या है स्टूडेंट्स, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, e है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, l है लेंथ ऑफ कंडक्टर, a है क्रॉस सेक्शनल एरिया और टॉ है रिलैक्सन टाइम, ठीक है। R इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ को मैं एक साथ ले रहा हूं, L और A को बाहर कर दे रहा हूं। इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी रो। और ये जो रेजिस्टिविटी है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है, यहां पर देखिए तो रो या रेजिस्टिविटी क्या है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, ये रेजिस्टिविटी है। ये रेजिस्टिविटी मास पे डिपेंड कर रही है, क्या इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो सकता है, नहीं चेंज होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होगी, जब तक आप कंडक्टर नहीं चेंज करेंगे तब तक नहीं चेंज होने वाली। इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज, क्या वो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो ये किस बात पे डिपेंड कर रही है, रिलैक्सेशन टाइम पे, रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, देखते हैं। आपने सीखा है अभी अभी कि एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर स्पीड बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन तेजी से टक्कर कर जाएगा, तेजी से टक्कर कर जाएगा तो टाइम कम लगेगा। मतलब ये है कि रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलेगा और बाद में या देर में टक्कर करेगा, मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ रिलैक्सेशन टाइम का ये रिलेशन है। और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन मिलेगा, तो 1 अपॉन और टॉ की प्लेस पर 1 अपॉन टी रखो, टी फ्लिप करके ऊपर जाएगा तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई। इसी को डायरेक्ट ऐसे देखिए कि टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं और रेजिस्टिविटी बढ़ जाए तो ये टर्म बढ़ जाएगा पूरा, क्योंकि इसी को आप बोल रहे हो R इक्वल टू रो L बाई ए, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ओम्स लॉ कैसे डिजाइन किया था हम लोगों ने हाई स्कूल में, कैसे बनाया था, इसकी डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ और एरिया को
कांस्टेंट मान लें, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर पर रिलेक्शन टाइम डिपेंड करेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट, एरिया को कांस्टेंट, लेंथ को कांस्टेंट मान लें तो रेजिस्टेंस को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? किसी एक कंडक्टर की लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।